हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैनिक क्लासेस। दैनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और इसको हम पार्ट वाइज कवर कर रहे थे। ये है पार्ट 6, यानी इससे पहले हम पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर आराम से आप देखिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कराया है उसमें काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कि किस बेसिस पे मैंने ये आपको मॉन्यूमेंट्स बताए हैं कि इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मस्ट सी लिस्ट में दर्ज हैं। और आप हमें सोशल मीडिया के सभी वेबसाइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 पे। झांसी का किला उत्तर प्रदेश में है, हम सबको पता है। और इसका निर्माण की बात करें तो 1613 में बुंदेला राजा राजा बीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। राजा बीर सिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था 1613 में। ओरछा के बुंदेल राजा थे ये। 25 वर्षों तक उन बुंदेलाओं ने तो इस पर राज किया। उसके बाद अगले 100 सालों के लिए मुगलों के हाथों चला गया था और फिर उसके अगले 100 सालों के लिए ये मराठाओं के कब्जे में आ गया। और फिर बाद में क्या कहते हैं, इस किले को राजा गंगाधर राव ने, जो हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, रानी लक्ष्मीबाई से शादी हो गई थी उनकी। और 1842 में शादी होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था और जिन्हें बाद में लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। और मराठा प्रमुख, जब ये मराठाओं के कब्जे में आया था तो मराठा प्रमुख नारू शंकर ने यहाँ पर शंकरगढ़ क्षेत्र भी बनवाया था। और यहाँ यानी कि यहाँ पर झांसी के किले पे किस किस का अधिकार हो गया? बुंदेल राजाओं का हुआ, मराठा का हुआ और मुगलों का हुआ। और फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा इसको ले लिया गया था। हड़प की नीति चलाई थी, हमें पता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और एक पॉलिसी लेके आ गए थे कि जिस राजा के कोई बच्चे नहीं है या संतान नहीं है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है या संपत्ति है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। और इस तरह से दामोदर राव, जो उनके बेटे थे रानी लक्ष्मीबाई के, उनको गोद ले लेती हैं ये। और इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को नहीं मानती। वो कहती है कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, विदाउट ब्लड रिलेशन वो अलाउ नहीं कर रही थी। इसी के तहत उसने हड़प की नीति चला के झांसी को भी हड़प लिया था। हम देखते हैं अवध को, जो वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ या फैजाबाद का जो क्षेत्र है, अवध कहते हैं उसे। और अवध को भी अंग्रेजों के द्वारा इसी तरह हड़पा गया था जब लॉर्ड डलहौजी भारत आया था, क्योंकि वो आया इसलिए था कि किस तरह से ज़्यादा लैंड को या ज़मीन को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाए। तो और वही अवध के आखिरी नवाब हुए हैं वाजिद अली शाह, और उनसे भी हड़प लिया गया था। तो ये था झांसी का किला, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है रॉक कट मंदिर, हिमाचल प्रदेश के मसरूर में है। कहाँ पर है? मसरूर पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर है रॉक कट मंदिर। ये बौद्ध मंदिर है, एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर हिंदू मंदिर भी हैं, यानी और भी मंदिर हैं, यानी कि शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं यानी सूर्य भगवान के भी मंदिर यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। मसरूर मंदिर कहते हैं इसे, मसरूर या मसरूरों का मंदिर या मसूर रॉक मंदिर या कई अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी बहती है। और कमेंट में आप बताइए कि ब्यास नदी के तट पर या कोस्टल पर कौन सा शहर या सिटी बसी हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली है या कांगड़ा घाटी है, वहीं पर ये हिंदू रॉक मंदिर स्थित है। और 8वीं शताब्दी से भी पुराना मंदिर माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि वहाँ के लोकल जो पौराणिक कथाएं हैं या रिचुअल्स हैं, वो कहते हैं कि महाभारत में प्रसिद्ध पांडवों ने जब अपने राज्य से गुप्त या एक तरीके से तो सीक्रेट रूप से या वनवास लिया था, जब गुप्त वनवास लिया था, तो उस दौरान यहाँ पर वो आके रुके थे और उसी वक्त इसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर हिमालय की हमें पता है श्रेणियाँ होती हैं, उसमें है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी जो है उसी के नॉर्थ ईस्ट में ये मंदिर या उत्तर पूर्व में स्थित है ये मंदिर। और वही नॉर्थन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है या भारत की उत्तरी वास्तुकला देखने को मिलती है मंदिरों की। हमें पता है भारत में 3 प्रकार की आर्किटेक्चर होती है मंदिरों में, मुख्य रूप से 2 होती है, तीसरी जो है वो मिश्रित है, यानी नॉर्थन और साउथन की आर्किटेक्चर का मिश्रण है मंदिरों में। नॉर्थ इंडिया में आपको जितने मंदिर मिलेंगे सब आपको नागर शैली में मिलेंगे और साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में मिलेंगे। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैं कभी सेपरेट वीडियो बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो।
क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप देख के बता देंगे कि ये नॉर्थ आर्किटेक्चर का मंदिर है और ये साउथ आर्किटेक्चर का मंदिर है। ठीक है, तो देखने को मिलती है हिंदू धर्म है कि शिव, विष्णु और सौरभ देवता या सौर देवता की मूर्तियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। और कई अन्य चीज़ें भी हैं यहाँ पर। मैंने आपको बताया कि पांडवों का था, और 20वीं शताब्दी में किसी ने तीर्थ के अंदर, इस मतलब स्थल के अंदर 3 छोटे काले पत्थरों को मूर्ति के रूप में पेश भी किया था, जो ऐसा मानते हैं कि रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता को दिखाते हैं 20वीं शताब्दी में। ये था रॉक कट मंदिर, हिमाचल प्रदेश, मसरूर। नेक्स्ट क्या है, रेजिडेंसी बिल्डिंग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये जो बिल्डिंग है इसको लखनऊ का प्रशासनिक विभाग या प्रशासनिक कार्यालय कह सकते हो इस वक्त वर्तमान में। हालांकि पहले ये ब्रिटिश रेजिडेंसी और रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता था, और अभी भी कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1775 में यहाँ के अवध के नवाब हुआ करते थे आसफउद्दौला ने ही इसका निर्माण करवाया था, आसफउद्दौला ने, इस रेजिडेंसी परिसर का। बाद में इस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और गोमती नदी के तट पर स्थित है ये। क्योंकि जब नवाब आसिफउद्दौला को वहाँ से हटाकर अवध पर कब्जा कर लिया गया था, तो फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित होने के बाद ब्रिटिश निवासी यहाँ रहने लग गए थे। फैजाबाद पता क्या है आज वर्तमान में? फैजाबाद क्या है? अयोध्या। अयोध्या ही फैजाबाद है वर्तमान में। ठीक है, कभी आपसे पूछे अयोध्या का पुराना नाम क्या है, तो अयोध्या वर्तमान में फैजाबाद था वो पहले, अब क्या है, अयोध्या बन गया है। और लखनऊ फैजाबाद क्षेत्र यही क्या कहलाता था? यही तो अवध कहलाता था उस वक्त, जो आज उत्तर प्रदेश है। कई नाम है, अवध है और यूनाइटेड प्रोविंस हैं, जिसे हम आज यूपी कहते हैं, उस वक्त संयुक्त प्रांत कहा करते थे हम उसे। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के स्मारक, या कह सकते हो फतेहपुर सीकरी या स्मारक समूह है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, यानी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। यह हमें बताया फतेहपुर सीकरी है, उत्तर प्रदेश में है। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में इसको अपनी राजधानी भी इसने बना लिया था अकबर ने। अकबर हमें पता है कौन है, मुगल बादशाहों में या मुगल सम्राटों में तीसरे बादशाह हुए हैं। एक बात याद रखना आप, दिल्ली सल्तनत में हम सबको क्या कहते हैं, जितने भी शासक हुए हैं उनको हम सम्राट कहते हैं, सॉरी सुल्तान कहते हैं। और मुगलों में हम क्या कहते हैं? बादशाह कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जब बाबर विजय होता है और जब वो अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, तो स्टार्टिंग में ही कह देता है कि अब मेरे बाद जितने भी शासक होंगे सब बादशाह कहलाएंगे। इसलिए हम कहते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह आ रहे हैं, इस तरह से। तो सब बादशाह हुए हैं और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुए हैं। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। बाबर के पोते अकबर, मैंने बताया, तीसरे सुल्तान हुआ है। 13 वर्ष की आयु में जब वो गद्दी पर बैठ गया था, तो 1572 से 1585 तक यहाँ रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में उसने बनवाया था। अकबर ने फैजाबाद का इसका नाम जो रखा था वो फतेहाबाद रखा था, जो बाद के दिनों में फतेहपुर सीकरी बन गया। स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था? फतेहाबाद था, और धीरे धीरे समय के अनुसार ये फतेहपुर सीकरी के नाम में तब्दील हो गया। और जो ये इसके प्रसिद्ध सूफी संत थे जिन्हें बहुत मानता था अकबर, क्या? शेख सलीम चिश्ती। और याद रखना है अकबर के बेटे का नाम सलीम क्यों था? अपने गुरु के नाम पर ही इसने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम, हालांकि यही है जहांगीर। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों के साथ मिलकर ये विद्रोह भी कर देगा अकबर के खिलाफ जहांगीर। और फिर एक मुगल साम्राज्य में एक परंपरा हो जाएगी कि जहांगीर करेगा, फिर शाहजहां करेगा, फिर औरंगजेब करेगा। ये तीनों लगातार अपने बाप के खिलाफ विद्रोह करेंगे। जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मैं जल्दी सोच रहा हूँ हिस्ट्री का लेक्चर भी लेके आ जाऊँ। 1569 में सलीम के नाम के बेटे के साथ, क्योंकि आशीर्वाद दिया था किसने? सलीम चिश्ती ने। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है सहेत महेत का स्थल, उत्तर प्रदेश। सहेत महेत का स्थल, उत्तर प्रदेश। ये क्या है? ये बौद्ध के प्रमुख स्थल हैं। आप फोटो में देखकर समझ गए होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये बौद्ध के स्तूप हैं, बहुत सारे स्थल हैं, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि श्रावस्ती जो है ना, हमें पता है भारत का प्राचीन या एशियंट सिटी है। क्या? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो है, वहीं पर गौतम बुद्ध के जीवन के सबसे ज़्यादा समय वहाँ बीता है, और उन्होंने 6 सबसे बड़े शहरों में से एक था श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए हैं? अगर क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, तो श्रावस्ती में ही दिए हैं, उत्तर प्रदेश में। और बोलते हैं सबसे पहले कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, जो वर्तमान में वाराणसी है। श्रावस्ती में
श्रावस्ती जो है पश्चिमी राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। बुद्ध के जीवन के सबसे ज़्यादा समय यहीं बीता है, मैंने आपको बताया अभी। श्रावस्ती शहर में जब खुदाई की गई तो यहाँ पर सहित महित के कई प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख मिले हैं और इन शिलालेखों और मूर्तियों को वर्तमान में लखनऊ का म्यूजियम या लखनऊ संग्रहालय में या लखनऊ म्यूजियम में रख दिया गया है। वर्तमान में भारत सरकार का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वर्तमान में यहाँ पर अनुसंधान के लिए लगातार खुदाई कर रहा है और रिसर्च कर रहा है कि क्या यहाँ पर कोई और चीज़ मिल सकती है। ये था सहित महेत का स्थल, उत्तर प्रदेश में है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये सहित महेत था ये 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक जो था, श्रावस्ती जो थी कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौशल क्या है? कौशल अगर आपको समझ में आया होगा तो कौशल क्या है, जल्दी बताइए कौशल क्या है। कौशल 16 महाजनपद हुए हैं 6th सेंचुरी BC में, उनमें से एक महाजनपद है कौशल। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है, तो ये था सहित महेत का स्थल, उत्तर प्रदेश में है और वर्तमान में क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे या पुरातात्विक विभाग के अंडर में कार्य करता है। और यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध मठ भी हैं। मठ मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म में मठ होते हैं। मठ, चैत्य, स्तूपा, ये क्या होते हैं मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बता रखी है। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक जेतना मठ भी है, जेतवना मठ भी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख मंदिरों में है ये जेतना मठ। ठीक है, ये पार्ट 6 था जो हमने कवर करा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। किसी भी तरह क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर PDF ले सकते हैं आप इसकी, और फेसबुक पर आप पेज लाइक कर सकते हैं क्योंकि उस पर डेली क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और साथ ही करंट अफेयर्स के साथ ही डिस्कस भी किए जाते हैं। थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए। गुड बाय।